तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक फंक्शन से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अ रैंडम वेरिएबल is real valued function whose domain is sample space. Usually denoted by capital X. तो a random variable is real valued function whose domain is sample space, जिसे हम लोग S से जनरली लिखते हैं, और यूजुअली डिनोटेड बाय कौन, रैंडम वेरिएबल। कभी कभी S से भी लिख देते हैं, Y से भी लिख देते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा मैं, let a coin is tossed by 3 times let a coin is tossed by 3 times and capital X be a random variable capital X be a random variable which denotes number of heads, ऐसे करके मान लो मैंने आपको लिख दिया, let a coin is tossed by 3 times and X be a random variable which denote number of heads। तो अब पहले ना आप इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना लो, जैसे एच 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 3 टाइम्स आपने किया था ना, फिर उसके बाद में आप समझ रहे होंगे एच एच टी एच टी एच एच, फिर एच टी है ना, टी एच टी, और टी एच, और फिर एक आता है टी टी। तो ना जैसे आप फंक्शन पढ़ते आए हो अभी तक, भाई हम लोग जैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस एक रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर सेट। तो उसमें सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, यहाँ वेरिएबिलिटी होती है। ऐसे ही मेरे पास जो प्रोसेसिंग मशीन है या फंक्शन है वो एक्स है। अब मैं एक्स के अंदर पहला एलिमेंट उठाऊंगा और उसे एज अ डोमेन, डोमेन का मतलब ही क्या है, वो एक इनपुट है। तो एक्स ऑफ एच 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 का मीनिंग क्या हुआ आपके लिए। अब एक्स क्या डिनोट करता था बेटा, मैंने ऊपर दिया हुआ है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स इस एलिमेंट को एग्जामिन करेगा, देखेगा, फिर मुझे बताएगा कि इट्स आंसर इज 3, है ना, बताएगा ना कि भाई इसका आंसर जो है वो आपका 3 है। फिर एक्स इस तरह के एलिमेंट को उठाएगा, चाहे एच एच टी हो या एच टी एच हो या फिर टी एच एच है, इन सबको उठाएगा और इसका आंसर हमें वो क्या देगा, 2, क्योंकि उसने एक कमांड ली हुई है विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। इसी तरह से यदि मैं और आगे जाऊं, जो एच टी टी है, टी एच टी है या टी टी एच है, इनको उठाएगा तो इनका आंसर वो 1 देगा। और जैसे ही मैं इसको ये वाला एलिमेंट दूंगा ट्रिपल टी वाला, तो उसका आंसर वो 0 दे देगा। कुल मिला के मतलब जो भी आप एक्स के लिए प्री डिफाइंड चीजें दोगे कि भाई वो डिनोट क्या करता है, तो वही बताएगा, एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और हमें बताना शुरू कर देगा कि भाई क्या है। सोचो मैं इसी को कह देता कि डिनोट नंबर ऑफ टेल्स, तो जो अभी आप 3 देख रहे हैं वही आंसर 0 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता। समझ गए ना आप। तो रैंडम वेरिएबल मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को कि ये एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, और जो कैपिटल एक्स से हम इसको ज़्यादातर दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा। यस। उसके बाद में
फिर हम लोग जो जाते हैं वो नेक्स्ट इस पर जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी के नाम से जिसे हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट में कई बार ऑथर इसको लिखते हैं पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लेट अ रैंडम वेरिएबल capital X, let a random variable capital X takes the values x1, x2, x3 up to xn with respective probabilities p1, p2, p3 up to pn, then its distribution is given by एक टेबल हम लोग बना लेंगे बेटा। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। मान लो ये x1 है और ये प्रोबेबिलिटीज है। जैसे यहाँ x1 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 है। यहाँ मान लीजिए x2 है, ये p2 है, ये x3 है, ये p3 है। ऐसे ही आप इसमें लास्ट में चले आएंगे xn और मान लीजिए pn। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और बेटा ये बात ध्यान रखें कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ सिग्मा पी आई कितना होना चाहिए तो ये कन्फर्म है और अच्छे से आप समझ लें ये 1 होगा बेटा। ये भी मैं रेक्टेंगल में लगा रहा हूँ। तो कई बार अच्छा सभी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं वो सब कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 0 से 1 तक हो सकती हैं। तो कई बार ये लोग थोड़ा सा दे देते हैं कि भाई कोई नेगेटिव, हम लोग आपसे चेक ही करा लें, वैलिडिटी चेक करा लें कि भाई ये वैलिड टेबल है कि नहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप उसमें देखना कोई वैल्यू, पहली बात तो नेगेटिव ना हो, दूसरी बात उनका जो सम है वो 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा इसका। एक हम क्वेश्चन भी लेंगे इस पर और फिर इसके बारे में मीन एंड वेरिएंस को लेकर भी फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनमें हमें वेरिएंस और मीन को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के केस, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा आपका एडवांस में है और मेंस में तो है ही है, मेंस में ज़्यादा सिलेबस से देखा जाए तो। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंस में है, एडवांस में है, दोनों में। लेकिन मीन और वेरिएंस वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मेंस में है, एडवांस में नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना होगा। तो बेटा समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। अब इसका हम ना मीन्स और लिख लेते हैं, एक मिनट। जैसे इसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पेज पर देखें तो मीन जो होता है वो क्या होता है। मीन को हम लोग बेटा कई नामों से जानते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बी, मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। और जनरली ये जनरल सिंबल हैं, आप ध्यान से देखें। तो हम लोग ना जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से यदि हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे ऐसे करके, तो लास्ट में इस तरह से आ जाएगा। तो इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी हम लोग कह देते हैं। तो कहीं पे आपको ये सिंबल मिल सकता है, ये मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों को ही जान जाएंगे अच्छे से 1 से लेके n। तो ये होता है बेटा मीन को लेकर। और एक इसमें हम लोग वेरिएंस भी समझ लें। वेरिएंस
इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और कुछ ऑथर इसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। और ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे देखिए कि ये क्या होता है। इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे बेटा, ऐसे करके, मतलब सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू, जो हमारे पास ये जो पॉइंट थे x1 x2, इन इंडिविजुअल पॉइंट्स मैं जिसमें एक्सपेंड करके दिखाऊंगा आपको, तो पहला टर्म क्या बनाएंगे आप, x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू p1। दूसरा टर्म क्या बनाएंगे, x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू p2, प्लस सोन लास्ट में xn माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू pn। तो ये होता है बेटा वेरिएंस, और इसको सिग्मा स्क्वायर के नाम से हम लोग लिखते हैं। इसमें जैसे मान लो मैं आपको मतलब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊं क्या है। जैसे मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, दूसरी कंपनी है उसमें भी 100 एम्प्लॉयज हैं, और बस मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी कि जो फर्स्ट कंपनी है उसकी सैलरी में जो वेरिएंस है वो 5000 है, जबकि सेकंड कंपनी में जो सैलरी वेरिएंस है वो 10,000 है। तो आप इसका मतलब ये समझ जाइए कि जो फर्स्ट कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज की सैलरी है वो नियर नियर है, मतलब एकदम उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। मतलब एक वेरिएंस के डेटा से हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब हम दो डेटा को कंपेयर करते हैं तो जहां वेरिएंस कम होता है, समझिए उन डेटास की इंडिविजुअल वैल्यूज भी नियर अबाउट होती हैं, लेकिन जहां वेरिएंस ज़्यादा होता है समझिए वहां पर डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो आप ये समझ लीजिए, तो वेरिएंस को प्रैक्टिकली आप इस लेवल पर यहाँ तक समझते हैं। वैसे स्टेटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, आगे चल के ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। डेटा साइंस बहुत बड़ी साइंस है। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने शायद बताया हो पहले भी। प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स, ये सब आगे जाके मिल जाते हैं और बहुत ही डेंजरस सा मैथमेटिक्स तैयार हो जाता है। तो ये वेरिएंस है इसमें बेटा। ये जो सिग्मा है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से लाया जा सकता है, क्योंकि ये खुद सिग्मा स्क्वायर था। तो तीनों डेटा आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरिएंस। अभी मैं वेरिएंस को लेकर एक फॉर्मूला और बनाना चाहूंगा, मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग ये वाला। तो ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, यदि हम ध्यान से देखें बेटा, इसको ब्रेक कर दें तो एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई ऑफ पी आई। अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n। फिर म्यू स्क्वायर तो बाहर ले लीजिए, पी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, माइनस 2 म्यू बाहर ले लीजिए, पी आई एक्स आई, और आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसे हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, 1 मिनट। आई बराबर 1 to n, यहाँ म्यू स्क्वायर, आपको ध्यान होगा ये 1 था, मैंने लिखा था पिछले पेज पे कि सिग्मा पी आई जो होता है वो 1 होता है, माइनस 2 म्यू। अब ये ध्यान करो, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये हम लोग इसको ई एक्स या म्यू कह सकते हैं। तो ये म्यू से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के मैं इसको सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1n, और माइनस म्यू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और इसको एक फॉर्मेट में और प्रोवाइड करना चाहूँगा, ये जो टर्म है ना ये वाला, इसको मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये बात आप जरूर देख लें, क्योंकि ना एक आध बार इन्होंने ऐसे भी क्वेश्चन दिए हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पकड़ा दिया हमें और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और वेरिएंस पूछ लिया। तो हमें यदि ये रिलेशन याद नहीं है या फिर डेवलप करना नहीं आता है तो हम यहाँ फंस जाएंगे। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ई ऑफ एक्स जो है वो सिग्मा पी आई एक्स आई है, तो जैसे यहाँ पर एक्स आई है तो यहाँ पर ई एक्स है।
यहाँ एक्स आई स्क्वायर है तो ये सिग्मा मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस म्यू तो ये है ही है ऑलरेडी, तो यहाँ इसलिए हमने ई पावर एक्स का स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को लेकर आप थोड़ा अपना जो व्यू है वो क्लियर रखिए किस तरह से है। ये है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंप्लीट जानकारी, जिसमें हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में समझा, वो तो आगे भी कॉमन रहेगी। दूसरी बात, इसमें हमने मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, ये तीनों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। मैं इसको रख रहा हूँ अभी सीट को, और मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे चलूँगा। क्लियर है बेटा ये चीज़ें आपको? यस सर। गुड। इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि लेट टू कार्ड्स आर ड्रॉन randomly from a well shuffled pack of cards. X be a random variable which denotes number of red card. Let two cards are drawn randomly from a well shuffled pack of cards. X be a random variable which denotes number of red cards. Find probability distribution mean and variance. ठीक है जी। तो टू कार्ड्स जो हैं, तो एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकते हैं? 0 रेड कार्ड हो सकता है, 1 रेड कार्ड हो सकता है, 2 रेड कार्ड हो सकता है, बस यही तो होगा। अब आप दो कार्ड निकाल रहे हो, मैंने 1 बाई 1 नहीं लिखा तो दोनों एक साथ निकाल रहे हैं हम लोग। तो P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब कोई भी रेड कार्ड नहीं निकला, तो दोनों कार्ड 26 में से निकले जो ब्लैक हैं, और 52 C2। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साफ है, एक कार्ड 26 में से निकला है, दूसरा कार्ड 26 में से निकला है, और ये 52 C2, और ये भी पहले जैसा ही आएगा 26 C2 ओवर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे ये आना चाहिए 13 इंटू 25, और ये आना चाहिए 51 इंटू 26। ये 26 इंटू 26 ओवर 26 इंटू 51। बेटा मैं ये रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। NC2 जो होता है वो n-1 ओवर 2 होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके डिवाइड बाय 2 कर दो, यहाँ भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके डिवाइड बाय 2 कर दो, और ये भी आपका 13 इंटू 25 ओवर 51 इंटू 26। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना चाहेंगे, ये 102 हो जाएगा, 26 ओवर 51, और ये भी 25 ओवर 19। तो एक बार ऐड करके देख लो जरा, पूरा ऐड करके 1 आना चाहिए, मैं समझता हूँ हाँ आएगा। 52 ओवर 102
हाँ सही। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। जब वो 0 है तो 25 ओवर दिस, 1 है तो इसको ऐसे ही लिख लो, थोड़ा सा फिर सिमेट्री रहती है। और जब x2 है तो 25 ओवर 102। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक हमारा कौन सा आंसर हो गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल लेवल पर हमें पूछा जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि भाई मीन बताइए। अब मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहा गया है सिग्मा एक्स आई टी आई, यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेके 3 है, 3 ही एक्सपेरिमेंट है। 0 इंटू 25 ओवर 102, 1 इंटू 52 ओवर 102, 2 इंटू 25 ओवर 102। नॉट अ बिग डील, आप इजीली समझ सकते हैं। और ये तो काफी बढ़िया आ गया आंसर, ये 0। 50 प्लस 52 102 ही होता है, तो ये तो 1 आ गया। थर्ड में हम लोग वेरिएंस पर जाएंगे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, जो वैल्यू है एक्स की, मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा हूं बेटा। 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 25 ओवर 102, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको समझना होगा अपने आप से इस बार, और प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 25 ओवर 102। वेरिएंस ऑफ एक्स बेटा यहाँ 1 सर्वाइव कर रहा है, 25 ओवर 102 ये 0 हो गया, ये फिर से 25 ओवर 102, फाइनली 50 ओवर 102 या 25 ओवर 51, ये आपका वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यदि वो मानते हैं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 ओवर 51 आएगा, जिसे हम 5 अपॉन अंडरूट 51 कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमने, देखो इसमें सारी चीज़ें समझ ली। एक आंसर ये है, मैं डबल टिक कर देता हूँ। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक ये है, 4 आंसर्स हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ क्लियर हो रहा है आपको कि हमें जिस तरह के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले उसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको लेकर है। उसके बाद फिर हम लोग ये समझेंगे कि भाई इवेंट क्या है। इवेंट रेड कार्ड लाने के लिए कहा गया है। तो जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लोग यहाँ पर रन कराएंगे, क्योंकि हमने टोटली 2 कार्ड्स टर्न किए थे और नंबर ऑफ रेड कार्ड उन्होंने एक्स को बोला। तो भाई पॉसिबिलिटी तो 0 से शुरू हो सकती है, हो सकता है जो दोनों कार्ड आपने लाए हैं वो ब्लैक हो, तो इसलिए 0 1 2 ऐसे करके। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें समझते हैं प्रोबेबिलिटी तो लिख देंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए देखो, जैसे हमने ये सारी चीज़ें समझी हैं यहाँ पर, ये वाली p बराबर x इक्वल 0 कैसे आया, तो ये देखने में एक जैसा लग रहा है भाई। एक बार देखो, जब रेड कार्ड होंगे नहीं तो आएंगे तो फिर ब्लैक में से ना, ब्लैक भी 26 होते हैं, वो भी 26 होते हैं। तो हमने 26 C2 ओवर 52 C2, ये सब कॉमन है नीचे। यहाँ एक रेड कार्ड है तो दूसरा फिर किससे फिल होगा? ऑटोमेटिकली वो ब्लैक से फिल होगा। इसका मतलब भी साफ हो गया भाई कि वो 26 C1 इंटू 26 C1 है। और यहाँ भी क्लियर है। मीन का फॉर्मूला हमने अच्छे से आपको समझाया, वेरिएंस का भी समझाया। देखो ये कौन सा है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला था xi माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी आई बराबर 1 से लेके 3।
तो मैं समझता हूँ शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वेरिएंस हो गया, और ये क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के लिए लिखा जाता है तो इसलिए ये हम लोग सिग्मा कह सकते हैं। तो सभी बच्चे बताओ बेटा, ये आपको समझ में आया है कि नहीं पूरा क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए बेटा। क्लैरिटी है बेटा, बताइए। क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे देखो प्रेजेंट रहने चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई कुछ बच्चे बस लॉगिन करके छोड़ देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये सारा सेगमेंट चल रहा है। यदि आपको आता भी है पहले से तो रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव करेंगे बेटा, और अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। है क्या बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों आन पड़ी? डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली देखा जाए तो 12th के लेवल पर 3 होते हैं। एक पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 4 इसमें रहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेस नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे 3 4 5 तक भी चल जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि भाई मैंने एक कॉइन को 50 टाइम टॉस किया और मुझे किन्हीं 7 टाइम्स पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप यहाँ फंस जाओगे भाई, आपने 50 टाइम तो ट्रायल्स तो हायर हो गए थोड़े से, फिर कहते हो कि भाई 7 टाइम चाहिए, तो अब मैं इसका यदि सैंपल स्पेस बनाने लगा तो फंस जाऊंगा। 2 पावर 50 बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो 7 टाइम आप हेड मांग रहे हो वो कितने कितने प्लेसेस पर है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉम्बिनेशन वगैरह का यूज करते हैं और ले आते हैं। लेकिन ये भी एक हद तक बस कि चलो भी 50 60 70 तक यदि हम लोग ला रहे हैं तो वो काम कर देता है हमारा ठीक ठीक। लेकिन फिर अगर जो मान लो ट्रायल्स बहुत हाई हैं कि भाई मैंने तो 700 टाइम्स किया, 1000 टाइम्स किया, तो वहां काम आता है पायसन डिस्ट्रीब्यूशन। पायसन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग देखेंगे, वैसे शायद है नहीं अब सिलेबस में। और एक है ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कंटिन्यूटी के लिए काम आता है। उसमें क्या है कि जब हम लोग काउंटेबल स्पेस ना हो हमारे पास, केवल एरियामेट्रिक स्पेस हो। मैं मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में एक पॉइंट मूव कर रहा है कि इसकी कॉर्नर से डिस्टेंस इतनी रह सकती है बस, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पॉइंट इज फाउंड टू बी इन दिस रीजन। तो वहां आप एरिया से करते हो, जो फेवरेबल रीजन है उसका एरिया और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो फिर वहां अब हम काउंट तो कर नहीं पाएंगे स्पेस को, वहां तो एवरी डॉट इज टू बी काउंटेबल, इज टू बी काउंटेड, तो वो हम कर नहीं पाएंगे, इनडायरेक्ट मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो उसमें ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया के थ्रू आता है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन वैल्यू के थ्रू आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन के थ्रू आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा चांसेस आने के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, दूसरे नंबर पर बीडी के होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ना अब ज्योमेट्रिकल आता है और ना पाइसन आता है। पाइसन शायद हटा भी दिया है इन्होंने सिलेबस में से, मैं देख लूंगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम लोग लिखें, देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लेट एन एक्सपेरिमेंट is repeated by n times
तो हमने इसको एन टाइम तक मान लीजिए रिपीट किया, तो ये एन के एन जो हमने एफर्ट किए ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा। मैं मान लो मैं कॉइन को 60 टाइम टॉस कर रहा था, तो वो जो 60 टाइम्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट है। 1 2 3 4 सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इनको बर्नौली ट्रायल्स भी कहते हैं। दीज आर नोन एज बर्नौलीज ट्रायल्स। और फॉर एवरी ट्रायल p plus q is equals to 1. p probability of occurrence, q probability of non occurrence every time. अब जब आप n अलग अलग ट्रायल कर रहे हो तो आप मुझे बताओ, मान लो ये आपने ट्रायल 1 किया, ट्रायल 2 किया, और ट्रायल 3 किया। आपने कितने भी ट्रायल किए लेकिन उन सब का प्रोडक्ट तो बन ही आएगा, क्योंकि एक ट्रायल में जो आप मांग रहे थे वो और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी वही रहा। ये आप चाहो तो इस स्टेटमेंट से यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक मिनट इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं इसे अलग सेंस में लिख रहा हूँ। टेक्निकली इसका अलग सेंस बनता है, कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाए। जैसे p plus q is equals to 1 for n trials, p plus q whole power n is equals to 1 लिख सकता हूँ using binomial theorem। p power n, nc1 यहाँ nc0 लगा लीजिए, n minus 1 q pn minus 2 q2 ncn pn minus n। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, nc0 qn nc1 qn minus 1 p nc2 qn minus 2 p square ncn q पावर 0, कैसे भी लिख लीजिए आप। अब यदि मैं फर्स्ट वाले को थोड़ा एक्सप्लोर करूं तो मुझे क्या मिलता है कि मैंने टोटल एन ट्रायल किए, उनमें से p पावर 0 का सेंस क्या है बेटा? p क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो इसका मतलब जो इवेंट मैं चाहता हूं उसकी अकरेंस 0 टाइम्स हुई है और नॉन अकरेंस हर बार हुई है। nc1 qn माइनस 1 p को पढ़ने से क्या मैसेज मिलता है कि एन ट्रायल में से 1 टाइम अकरेंस मिला है और रेस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन अकरेंस हुआ है। ऐसे ये भी है। तो इसका मतलब यदि कोई मुझसे कहे कि मैं इसको रैंडम वेरिएबल के वे में क्या लिखूं, तो p ऑफ x इक्वल टू, इसको कह सकता हूँ p ऑफ x इक्वल 1, इसको कह सकता हूँ p ऑफ x इक्वल 0, इसको कह सकता हूँ p ऑफ x इज इक्वल्स टू n। तो फिर तो बेटा मेरे को एक बहुत बढ़िया बात मिल गई, p ऑफ x इज इक्वल्स टू r, और r की वैल्यू 0 से लेके n। तो सभी ट्रायल्स के लिए जो मेरे पास एग्जॉस्टिव केसेस हो सकते हैं वो सबका सम 1 होगा। और कोई मुझसे कहे कि नहीं p ऑफ x इक्वल्स टू r से आप क्या समझते हैं वो भी बता दीजिए।
तो एनसीआर और पी पावर आर, मतलब एन में से आर ट्रायल में आपको जो भी रिक्वायर्ड इवेंट था वो अकर हुआ है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट किस में चले गए, क्यू में चले गए। ये थ्योरी बेटा हमें समझनी है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि हमें जरूरत क्यों आन पड़ी इसकी। जब नंबर ऑफ केसेस थोड़ा मॉडरेट होते हैं, हायर होते हैं, और वो डायरेक्टली टेबल के थ्रू करने में हमें अनकंफर्टेबल रहता है, तो हम फिर उनको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्लोर कर लेते हैं। और आप देखिए, यदि मैं इसके लिए आपको कहूं तो ये सारे केसेस इनहेरिट कर रहा है। मान लीजिए मैं आपसे वही कह रहा था कि भाई हमने कॉइन को 50 टाइम टॉस किया, तो आप फटाक से एन को 50 रख देंगे। फिर मैं आपसे कहूं हेड आना आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हेड लाना चाहते हैं, तो पहला जो इवेंट है वो एन में से 0 टाइम हेड को शो करता है, ये 1 टाइम हेड को शो करता है, ये 2 टाइम हेड को शो करता है, ये 50 टाइम हेड को शो करता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या कोई केस बचा होगा बेटा? अब तो कोई केस नहीं बचा होगा। जब आपने 50 में से 0 से लेके 50 तक का उन्हें पॉसिबिलिटीज दे दी, तो अब तो कोई केस ही नहीं बचा। अच्छा, ये बात तय है कि आप जितने बारी हेड कहते हो, जो रेस्ट ऑफ द ट्रायल्स हैं उसमें टेल भी होगा, भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेरे हिसाब से तो कोई केस बचा नहीं, दे ऑल आर इन्वॉल्व, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी सम किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस बनाएगा, और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। मतलब कोई भी इवेंट कॉमन से मतलब ये मत सोचना कि भाई यहाँ भी एक कॉइन हेड दे रहा है, यहाँ 2 कॉइन हेड दे रहे हैं, तो हेड हेड तो कॉमन हो गया, वैसे कॉमन नहीं, स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम पहले तो इनको इंडिविजुअल लेवल पर रैंडम वेरिएबल के थ्रू कैसे लिखें वो हमने आपको समझाया। फिर मैंने 1 2 3 एन को खत्म करके एक जनरल वेरिएबल आर ले लिया, और सिग्मा अप्रोच करा के आर की वैल्यू 0 से एन तक पहुंचा दी। सारे ट्रायल्स का प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो गया, और पी ऑफ एक्स इक्वल आर को मैंने अलग से डिफाइन कर दिया। यहाँ एक बात और भी समझने की है बेटा, कि नंबर ऑफ वेरिएट्स कई बार पूछा गया है ये मेंस के केस में। नंबर ऑफ वेरिएट्स इन बीडी, बीडी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो जनरली बीडी लिख के देते हैं आपको। तो नंबर ऑफ वेरिएट्स इन बीडी इज 2, मतलब ऐसे करके भी लिखा आता है बी एन पी। इससे आप क्या क्या उठाओगे? B4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n is number of trials, and p is probability of occurrence of the event which you have described. B binomial distribution, n number of trials, और p probability of occurrence. B binomial distribution, n number of trials, p probability of occurrence। और इसमें बेटा और एक तो चीजें लिख लीजिए, मीन जो होता है वो होता है NP, वेरिएंस जिसे हम VARX कह देते हैं या सिग्मा स्क्वायर कह देते हैं, वो होता है NPQ। और हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, वो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, और ये हो जाता है NPQ। ऐसे करके आप इसे समझ लें, वेरिएंस इस तरह से बेटा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। तो नंबर ऑफ वेरिएट्स भी एक बार पूछा गया था कि बाइनोमियल, मतलब वेरिएट्स का मतलब ये है कि हमें एटलीस्ट कितनी इंफॉर्मेशन बीडी के बारे में होनी चाहिए कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो सीधी बात है,
नंबर ऑफ ट्रायल आपको दिए हुए हो, प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, तो नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो तो आ ही जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएट्स से ये मतलब है। और जो नंबर ऑफ वेरिएट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है वो 1 है, वो x है सिर्फ। ठीक है, तो बेटा बताइए आपको ये बात समझ में आई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? इसे पढ़ो अच्छे से और मुझे बताओ, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन लेंगे। बोलिए बेटा, आगे चले हम लोग क्या? यस सर। चले, इस पर ही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे बेटा, लेट a die is rolled by 20 times. Find the probability that a prime number greater than 2 occurs, नंबर 1, exactly by 7 times, at least by 2 times, at most by 19 टाइम्स। तो तीनों क्वेश्चंस को हम लोग इसके थ्रू समझेंगे, तो उससे हमें एप्लीकेशन पार्ट एकदम क्लियर होगा बेटा। कि एक डाई को हमने रोल किया 20 टाइम्स, फिर कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे लिए मेन इवेंट क्या हो गई? मेन इवेंट हो गई प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब ये बताओ कि एक बार के ट्रायल में ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर कौन से होंगे? इवेंट सेट यदि कोई मुझसे कहेगा तो 3 और 5 ही तो बनाऊंगा बेटा। प्राइम नंबर कह रहे हैं, ग्रेटर देन 2 कह रहे हैं, तो 2 से बड़े प्राइम नंबर तो 2 ही होते हैं बस एक डाई के रोल में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/6 आ जाएगी, मतलब यूं कहिए कि 1/3 आ जाएगी। अब यदि प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू 2/3 हो जाएगा। दोनों चीजें मिल गई मेरे को। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 20, ये भी क्लियर है। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, एग्जैक्टली बाय 7 टाइम्स। तो एग्जैक्टली बाय 7 टाइम्स का मतलब है कि हम p ऑफ x इज इक्वल टू 7 कह सकते हैं। अब हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेंगे? रेफरेंस लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR, मतलब हमने कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट कर लिए और p की पावर r करना बेटर है और रिमेनिंग एफर्ट डाल दीजिए q के अकाउंट में। तो मेरे पास 20 टोटल यहाँ पर ट्रायल्स थे, 7 में मुझे सक्सेस चाहिए। कई बार ऑथर बेटा इसको सक्सेस और फेलियरिटी के नाम से भी लिखते हैं, स्कूल में भी इन दो वर्ड्स का यूज काफी किया जाता है, सक्सेस फेलियरिटी। सक्सेस दे आर मीन्ट फॉर इट कि भाई आप अक्रेंस की बात कर रहे हो, अक्रेंस ऑफ द इवेंट, और फेलियर का मतलब है कि नॉन अक्रेंस की बात की जा रही है। तो p ऑफ x इक्वल 7 इज इक्वल टू हम लोग लाना चाह रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि p क्या है? p है 1/3, तो उसकी पावर तो 7 आ जाएगी। और q
ये है 2/3, उसकी पावर हमारी 13 आ जाएगी। तो P of x इक्वल 7 इज इक्वल टू 20c7, 2/3 13, 1/3 7। तो ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर 20c7। अब 2 पावर 13 ऊपर रख लीजिए और 3 पावर 20 ऐसे, इस तरह से। और सॉल्व करने की नीड नहीं है। जैसे हम लोग सेकंड पर मूव करते हैं एटलीस्ट बाय 2 टाइम्स, तो बेटा आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जब भी हम एटलीस्ट की बात करेंगे तो वो एटमोस्ट तक ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिख के दिखाइए, तो x का मीनिंग होगा 2 से शुरुआत करके और कहां तक जा सकता है ये, 20 तक। मुझे एक बात याद आती है कि भाई P ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 20, ये सारे केसेस का सम कितना होगा 1 होगा। अभी हमने किया था 0 से लेके n तक, उनका सम तो 1 था। अब इन्हें 2 से लेके 20 का मतलब है 19 केस मुझे ऐड करने हैं और टोटल केस ही 21 है। तो बेटर ये होगा ना कि मैं ऐसा कर लूं 1 माइनस पी ऑफ जो दो ये मना कर रहा है ना, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए, है ना? इट इज बेटर टू यूज ना, rather than using adding 19 cases, it is much lucrative कि मैं दो केसेस को सब्ट्रैक्ट कर लूं। तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल 0, दैट मीन्स 20c0। अब 1/3 को पावर 0 मिलेगा और 2/3 को पावर 20 मिल जाएगा। 20c1 1/3 को पावर 1 मिलेगा और 2/3 को पावर 19 मिल जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। थर्ड, अब आप बताओ, वो कहता है कि एटमोस्ट, इसका मतलब आगे स्टॉप किया है उन्होंने, आगे वो 19 तक स्टॉप कर रहा है, लेकिन ये बाउंड नहीं किया है कहीं भी। तो जो बाउंड खाली छोड़ दी होती है वो मिनिमम तक जाएगी, अगर जो लेफ्ट में छोड़ा है। राइट में बाउंड खाली छोड़ा है तो वो मैक्सिमम तक जाएगी। तो अब ये बाउंड कहाँ से शुरू करेगा, अपनी 0 से शुरू करेगा। तो x will start from greater equal than 0 and less equal than 19। तो यहाँ पर ये भी मेरे लिए बेटर है कि मैं क्या जान पा रहा हूँ, यहाँ पर 20 केसेस हैं टोटल भाई, 0 से लेकर 19 तक। तो एक ही तो केस बचा 20। तो बेटर टू राइट लाइक दैट। तो 20c20 1/3 पावर 20 और 2/3 पावर 0, ये है बेटा। इसको लिखिए। इसमें यदि हमसे मीन पूछा जाए तो भी कोई बात नहीं है, एनपी होगा। 20 इंटू 1/3। वेरिएंस पूछा जाए तो एनपी क्यू होगा। 20 1/3 2/3 40/9। और एस डी पूछा जाए तो स्क्वायर रूट ओवर 40/9, ये होगा बेटा। तो बताइए बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। उसमें आपसे एग्जैक्टली भी पूछ सकता है, एटलीस्ट भी पूछ सकता है, एटमोस्ट भी पूछ सकता है। तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं बेटा, और ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर देख लें। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज सॉल्व्ड by arithmetic approach. It is solved by arithmetic approach from total area, the favorable region is taken and probability is given by area of favorable region area of total region। इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब ये मैंने देखा तो नहीं है बहुत दिन से क्वेश्चन इस पर कोई भी जो आया हो, पर देखे लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। A point is chosen at random inside a circle. Find the probability that point is closer to the center of the circle than to its circumference। क्वेश्चन तो एकदम मिरर की तरह क्लियर है। A point is chosen at random inside a circle. Find the probability that point is closer to the center of the circle than to its circumference। तो मान लीजिए मैं एक आर रेडियस का सर्कल बना लेता हूं। ये सेंटर है, ये आर रेडियस का सर्कल है। अब देखो मिड वे में जो होगा, मिड वे में जिसे हम r/2 कह सकते हैं, ये जो रेडियस है r/2, मतलब पॉइंट ना इसके अंदर रहना चाहिए तभी तो क्लोजर रहेगा बेटा। अगर जो यहाँ पहुंच गया तो फिर इसके क्लोजर हो जाएगा। तो ये जो टोटल रीजन है, ये तो हो गया टोटल रीजन जो आर रेडियस का एरिया है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम कितने आसानी से, तो ज्यादा अच्छा आसान क्वेश्चन हो गया। पाई इंटू आर स्क्वायर। ओ यार ये हो गया नीचे तो टोटल एरिया आएगा बेटा, और यहाँ r/2, तो ये तो 1/4 आंसर आ गया। मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल हमें आएगी नहीं। इसे आप देख लीजिए। बताओ बेटा, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा सबको। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताइए। No, sir.
और भी इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब एरिया मेट्रिक ही बनते हैं बेटा। सो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्विच करोगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट में हम लोग पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसे पढ़ लो बेटा एक बार और फिर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं समझता हूँ बेटा पढ़ लिया होगा अभी। और Yes, sir. हाँ, अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं दूसरा। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेटा 2 वेरिएट्स होते हैं, मतलब इट इज यूज्ड। पहले हम लोग ये लिख लें, इससे बहुत कम चांसेस है ये आए, कहीं वेलोर वगैरह में आ जाए तो मैं कहता नहीं, मेंस के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन कहीं भी आ जाए इसलिए मैं उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर हायर नंबर ऑफ ट्रायल्स and there are 2 variates again in Poisson distribution, and its formula is given by P of x mu is equals to इसमें हम लोग लिख सकते हैं बेटा e पावर माइनस म्यू पावर x ओवर x फैक्टोरियल। अब कौन क्या है उसको समझ लीजिए। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां पर म्यू जो है ना, म्यू तो आप समझ ही रहे होगे वो क्या है, मीन है। और x नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 2 ही वेरिएट होते हैं। स्मॉल ई क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो बेटा। अब आप कहोगे कि भाई जिस चीज से बचने के लिए हमने बाइनोमियल छोड़ा था ये तो वापस आ गया फैक्टोरियल। लेकिन ये ना जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको फिर क्लब कर दिया जाता है। जैसे मान लो एक डेटा तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हमने ईयर्स में किया कि 150 ईयर्स या 200 ईयर्स है, तो हम उनको सेंचुरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिकेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ना थोड़ा सा चेंज किया जाता है डेटा को। अब मान लो ईयरली एवरेज हमें दे रखा था तो वो तो ईयरली के हिसाब से मीन हो गया, तो हम उसी एवरेज को फिर डिकेड्स के हिसाब से ले आएंगे तो हमें
यदि 150 ईयर्स से रखा था तो फिर हमें डिकेड्स पे बदलना पड़ेगा। वो तो खैर इसमें भी बहुत सारे, इसीलिए तो फिर बाद में सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी कि भाई जब मैनुअली नहीं हो पाएंगी चीजें तो फिर कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू तो बेटा सबको आती होगी, मैं समझता हूँ 2.71 के नियर अबाउट होती है। Yes, और sir. हाँ, और म्यू यहाँ पर मीन है, दो वेरिएट है, मैं बार बार देखो इसको दोहरा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इस पर हम एक काम करते हैं, यहीं लिख लेते हैं ताकि इस शीट पे ही आपको मिल जाए। मैं क्वेश्चन अपने पास से ले रहा हूँ। द एवरेज नंबर ऑफ मेजर स्टॉर्म्स इन द सिटी इज 2। तो पहले ही नंबर पे हमें म्यू मिल गया। फिर वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 storms will hit the city in next year। मतलब हमें दो का तो पता है, एवरेजन दो तो आते ही आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 3 के लिए कैसे करें, ये फॉर्मूला लगेगा 3 2 e⁻², 2⁻3, 3 फैक्टर, इसमें खैर ज्यादा नहीं है कुछ, तो 8/6 इंटू e²। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ई की वैल्यू 2.718 के आसपास होती है, इतनी मुझे याद है। तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 21। इस तरह से बेटा आगे कर सकते हो। मैंने पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सही पूछो आपको फॉर्मूले को अवेयर कराने के लिए लिखवाया है। क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद कम है, यदि कुछ आता भी है तो जनरली ये लोग फॉर्मूला दे देते हैं, उसमें नंबर ऑफ वेरिएट्स पूछ लेते हैं या उसके बारे में कुछ पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका कंप्लीट है देखा जाए। इसमें हमने तीनों पार्ट, सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम और भी ले सकते हैं, बल्कि अभी करेंगे ही क्योंकि क्लास में टाइम अभी बाकी है, 7:30 तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पाइथन समझ में आ गया हो तो बेटा हम लोग कुछ अब क्वेश्चंस ले लें, एक दो, जितना भी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। देखिए ये क्वेश्चन में सेट्स को लेकर ले लेता हूं क्योंकि कई बार सेट्स को लेकर बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए एडवांस में भी। एक सेट, एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक में से उठा रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल 8 है और पेज नंबर 27 पर है, जो आपका मॉड्यूल है। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। A set has n elements। फिर वो कहता है a subset P of A is chosen at random। अब वो कहता है सेट A is constructed by replacing the elements of P by
रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ P। फिर वापस एक सेट और लिया गया, a subset Q of A is chosen again at random। Find probability। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे हम इसका। नंबर 1, P and Q have same number of elements। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को बेटा। A set has n elements, a subset P of A chosen at random। पहले आपने एक सेट सबसेट चूज किया था P, फिर एक मिनट, a subset P of A chosen at random, then the set A is reconstructed। अच्छा अच्छा, जो हमने P में चूज किए थे एलिमेंट्स वो वापस A में डाल दिए। A में तो है ही खैर सारे। फिर हमने दूसरा लिया। अब बस हम वो कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ना कि सेम एलिमेंट्स। तो कैसे होगा जी? n एलिमेंट्स हैं A के अंदर। बेटा सोचो जरा इसके बारे में। अच्छा बेटा, यदि किसी सेट में r एलिमेंट्स हैं जो आपने चूज किया A के अंदर से, तो उसको बनाने के कितने मेथड हो सकते हैं? बताओ बेटा, रेस्पॉन्ड करो। सभी बच्चे क्लास में है ना? Yes, sir. बेटा आप ये देखो, मैं इन सेट में थोड़ा यहाँ लिखवाता हूँ कि किसी सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं उसके टोटल सबसेट्स कितने होते थे? 2 पावर n होते थे। और ये कहाँ से मिलता था हमें? जब हम या तो 0 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये देखो या आ गया ना, या का मतलब एडिशन होता है, या एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, या दो करते हैं, या फिर मैक्सिमम एनसीएन तक चले जाते हैं। तो एनसी 0 से एनसीएन तक का सम 2 पावर n होता था। इसका मतलब साफ है कि भाई हम जो ए को चूज कर सकते हैं, मतलब सॉरी सेट सबसेट पी जो बना सकते हैं, वो कितने वेज में बना सकते हैं? 2 पावर n वेज में बना सकते हैं। सेट क्यू भी कितने वेज में बना सकते हैं? वो भी 2 पावर n वेज में बना सकते हैं। Yes. तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट के लिए कि सबसेट P can be chosen in 2 power n ways। Similarly, Q। सो देखो हमारा टारगेट सिर्फ क्या है, हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरा दिमाग तो दो ही तरफ काम कर रहा है बस, टोटल वेज, फेवरेबल वेज, और कुछ नहीं। टोटल वेज में मैंने कोई नंबर का कंसिडरेशन नहीं ले रहा, वो 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, दूसरा सेट भी 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, मुझे सारे गिनने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि सबसेट P कैन बी चूजन इन 2 पावर n वेज, सिमिलरली Q। सो टोटल नंबर ऑफ ways
to choose P and Q is 2 power n into 2 power n, finally 2 power 2n. Am I right? इसमें हमने कुछ नहीं देखा कि भाई P और Q में सेम नंबर है नहीं है. Yes, sir. ये तो हो गया टोटल. लेकिन यार हम लोग यहाँ देख रहे थे NC0 का मतलब क्या था हमारे लिए. NC0 का मतलब था n एलिमेंट्स में से आपने 0 चूज किया है, n में से यहाँ 1 चूज किया है, n में से यहाँ 2 चूज किया है. तो इसका मतलब आप ये बताओ, जो इन्होंने कहा है कि P और Q हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है. वो पॉसिबिलिटी 0 से लेके n तक हो सकती है. बेटा 1 मिनट जरा. हाँ बेटा सॉरी. तो जो P और Q के लिए मैंने ये कहा है कि हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो पॉसिबिलिटी है कहां से कहां तक. मतलब इनसेट में मैं दिखाऊं तो 0 से लेके n तक है. मतलब या तो दोनों 0 0 एलिमेंट रखेंगे, या दोनों 1 1 रखेंगे, या दोनों 2 2 रखेंगे, या दोनों n n रखेंगे. ये तो हो सकता है बेटा. अब Yes, sir. NCR, हाँ NCR हमारे लिए क्या कंसिडरेशन है. n में से r एलिमेंट को चूज करना. अब सोचो, मैंने फर्स्ट सेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए n में से 0 नंबर लिए, मतलब एक 0 एलिमेंट लिए. ये तो मैंने P का टेबल बना लिया 1 मिनट के लिए, बिल्कुल एकदम ऐसे समझा रहा हूँ कि भाई बुक से अलग लैंग्वेज में. ये तो मैंने P के लिए कर लिया और ये Q के लिए कर लिया, और मैंने पॉसिबिलिटी रखी 0 0 एलिमेंट्स की और दोनों को चूज कर लिया. तो इनके फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. आई एम काउंटिंग फॉर n ऑफ e नाउ. इफ आई से दैट probability is n of e, n of e over n of s, that is nothing but what, it is n of s. I'm looking for n of e now. तो n of e में मैंने यहाँ देखा हूँ, देखो एकदम स्पष्ट सब आपको समझाना चाहता हूँ. मैंने p और q में दोनों में 0 0 एलिमेंट रखे. तो 0 एलिमेंट में p बनेगा NC0 मेथड से, q बनेगा इतने से. अब मैं दोनों में 1 1 एलिमेंट रखना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रोक रखा है इस बात के लिए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. ओह सॉरी. ये भी NC1 हो गया. फिर मैं वापस P और Q पर आता हूँ. अब मैं दो एलिमेंट लूंगा बेटा, NC2 NC2. अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर लास्ट में NCN तक भी जा सकता हूँ, इनटू NCN तक जा सकता हूँ. तो कुल मिला के आपको सॉरी, ये देखना क्या है अब कि भाई ये n ऑफ ई हम लोग काउंट करना चाहते हैं. तो ये बेटा C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, कुछ जानी पहचानी जैसी लग रही है सीरीज. यहाँ मैंने n हाइड कर दिया, या लिखना चाहो लिख लो. कुछ याद आ रहा है सीरीज के बारे में. बाइनोमियल में पहुंच चुके हैं आप. क्वेश्चन चला सेट से, होगा बाइनोमियल से, और है प्रोबेबिलिटी का. तीनों चैप्टर टच कर लिए इस क्वेश्चन ने. तो NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर, NCN स्क्वायर. अब ये सीरीज यार याद होनी चाहिए, देखो तभी काम चलेगा. मुझे तो याद है ये 2NCN होती है. मैं अभी 1 मिनट समझाना चाहूंगा इसको क्यों होती है. पहले बस आपको प्रोबेबिलिटी बता दूं कि इस केस की जो प्रोबेबिलिटी निकली वो कितनी निकली फिर. 2NCN ओवर 2 पावर 2n, ये प्रोबेबिलिटी होगी बेटा. लेकिन अब बात आती है यार, ये नया कहां से आ गया. इसको देख लेते हैं 1 मिनट बेटा.
ये ना एक सीरीज को आप ऐसे लिखो 1 + x पावर n, तो वो क्या होता है c0 c1x c2x² प्लस c3x³ अप टू cnxn। एक सेकंड के लिए x को 1/x रख दो, तो ये सीरीज 1 + x पावर n ओवर xn हो जाएगी। रिप्लेस x बाय 1/x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा c0, यहाँ c1 1/x हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। यहाँ c2 1/x² हो जाएगा, यहाँ c3 1/x³ हो जाएगा, यहाँ cn 1/x पावर n हो जाएगा। अब ये अगर जो मेरे पास 1 है, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई 1 and 2 एंड टेक कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट, मतलब कंपेयर द कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म बनेगा वो कब कब बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब तब बनेगा जब आप देखो c0 मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको करोगे। बेटा मैं सही बता रहा हूँ ना आपको, क्लियर है ना ये बात? तो यस सर। हाँ, तो यहाँ c0² आ गया, यहाँ c1², और कहीं बनेगा ही नहीं, आप खुद देख सकते हो। ये c2² आ गया, प्लस ये cn² आ गया। अब जब मैं इधर जाऊंगा तो थोड़ा सा यार मुझे इधर जाना पड़ेगा, 1 + x की पावर 2n ओवर x पावर n। अब एक बात बताओ, जैसे में 1 + x पावर n है, उसमें x का कोफिशिएंट कौन है, nc1, x² का nc2, x³ का nc3। ऐसी x पावर r का क्या होगा, ncr होगा। x पावर n का क्या होगा, ncn होगा। n मतलब यहाँ पे वो वाली पावर आती है, ये वो वाली वैल्यू आती है जो यहाँ होती है। अब मेरे को इसमें से कांस्टेंट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। x पावर n कोफिशिएंट क्यों चाहिए, क्योंकि नीचे x पावर n बैठा हुआ है। जब मैं यहाँ से x पावर n का कोफिशिएंट लूंगा तो वो रिजल्टिंग कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय x पावर n। सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर x पावर n कोफिशिएंट फ्रॉम अबव साइड। तो जब मैं अबव साइड से x पावर n कोफिशिएंट देख रहा हूँ, तो वो बेटा इस लैग पर क्या आ जाना चाहिए। जैसे मैं x पावर n का कोफिशिएंट ले रहा था तो एनसीएन आ रहा था, बट क्योंकि यहाँ पावर ही n है तो यहाँ एनसीएन आ रहा था। यहाँ 2 लिख दूं मैं, आई मीन 2n लिख दूं, तो ये सब 2nc0 2nc1 2nc2 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, फिर क्या आना चाहिए जो मैं जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, इट शुड बी 2ncn ना, बताओ बेटा। It should be 2ncn regarding x power n coefficient. And why I'm choosing x power n coefficient? Because every term is divided by x power n, and I'm looking for constant term. So, will who will make it constant? X power n coefficient. X power n. When it will be divided by x power n, resulting is मतलब resulting variable क्या होगा, x power 0 हो जाएगा, जो constant बन जाएगा। तो उसी का कोफिशिएंट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था। सो बेटा दैट्स व्हाई दिस इज 2ncn। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए बेटा, सभी ध्यान से। यस सर। सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? इसके बाद में सेकंड हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं, इसी के सेकंड पर। इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सीट पर मूव कराता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। अब जैसे प्रोबेबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, तो आप नेक्स्ट शेड्यूल में क्या पढ़ना चाहोगे? अब रिवीजन पर आ जाएं हम, या कोई चैप्टर तुम पढ़ना चाहोगे? सर मैथमेटिकल रीजनिंग कर लेते। अच्छा अच्छा, हाँ आप लोगों ने कहा था, बिल्कुल कहा था, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए कहा था आप और लोगों ने। स्टैटिस्टिक्स को भी थोड़ा रिवाइज करना था।
श्योर। तो हम लोग एक तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग विल टारगेट दीज टू इन कमिंग शेड्यूल सैटरडे ना। यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो मैं नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट शीट में थोड़ा सा इन्होंने और डेंजरस क्वेश्चन दे रखा है। ओके। हाँ, उन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। अब देखो, वो कैलकुलेशन तो नहीं बदली है, एन ऑफ एस तो वही है, 2 पावर 2n, वो थोड़ा ना बदल जाएगी। बदलेगा क्या? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। अब सोचो, मैं 1 मिनट के लिए जो पी बना रहा हूं वो एन में से तो शॉर्ट आउट कर रहा हूं, मान लो वो एन सी आर है, और जो क्यू बना रहा हूं वो हमारा एन सी एस मान लेता हूँ 1 मिनट। मुझे मल्टीप्लाई भी करनी है, इसको सम भी करना होगा। आई एम लुकिंग फॉर एन ऑफ ई नाउ। लेकिन यहाँ आर और एस में बेटा रिलेशन बताओ। वो आर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। वो कहता है आर जो है वो एस से ग्रेटर है। एक तो उन्होंने ये कहा। फिर एस की शुरुआत कहां से हो सकती है, 0 से हो सकती है, और आर कहां तक जा सकता है, एन तक। देखो बहुत ही ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, गजब क्वेश्चन है। एनसीआर इंटू एनसीएस, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ कि मैं एनसीआर रेफर कर रहा हूँ पी के लिए, और इसको रेफर कर रहा हूँ क्यू के लिए। और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, वो तो पीछे भी किया था मल्टीप्लाई, एनसीआर इंटू एनसीआर। ये बात अलग थी, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहे थे। इस बार इन्होंने अलग कर दिया थोड़ा सा। वो कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो इसको देखो, इसको पढ़ने का सीखो जरा। एस इज लेस देन आर, और अब बेटा इसको मैं खोलूं कैसे इसको। एस को चूज करो आप 0। जब एस को आप 0 चूज करोगे तो आर की वैल्यू एस से तो ग्रेटर है, एंड इट टेक्स अ कंप्लीट एन। इट टेक्स इट्स कंप्लीट वाइबिलिटी अप टू एन। तो मैं यदि इस एस को 0 पर फिक्स कर लूं तो आर की वैल्यू बेटा 1 से शुरू होगी। लेकिन बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। यदि एस 0 पर फिक्स है तो ये NC2 भी जा सकता है, ये 0 पर फिक्स है NC3 भी जा सकता है, एंड प्लस NC0, और ये NCN तक भी ले सकता है अपनी वैल्यूज। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एस की वैल्यू अभी तो हमने सिर्फ एक ही फिक्स की थी, 0। अब मैं यदि एस की वैल्यू को 1 फिक्स कर लूं तो अब ये वैल्यू 2 से शुरू हो सकती है, आर की वैल्यू। फिर यहां 1 पे फिक्स रखा तो ये 3 तक जा सकती है। फाइनली मैंने ये NC1 ले लिया और ये NCN तक ले लिया। ये कहानी खत्म नहीं होगी, ये जब तक चलेगी जब तक आप NC, ये R-N-1 ना ले लोगे। ये आप NC-N-1 नहीं ले लोगे और ये NCN तक ना चला जाएगा। लेकिन अब हम इनका सम कैसे निकालें, चैलेंज इज दैट। ये मैं तुम्हें बहुत बढ़िया से सिखाता हूँ। आप जरा एक बात ध्यान से देखो, जब मैं a+b+c का होल स्क्वायर करता हूँ ना, तो पता है क्या मिलता है हमें, a² b² c² ट्वाइस ऑफ देयर कॉम्बो, ab bc ca। बेटा देखा जाए तो जब हम लोग इस तरह से ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। जब जो सेल्फ से होते हैं वो तो बाहर आ गए, जो अलग अलग वे में होते हैं वो यहाँ पे आ गए। ये यार वही है, अलग अलग ही है। देखो ये देखो, ये सारा 0 है तो 1 है, 0 2 0 3, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। मैंने ध्यान से देखा, NC0 का NC0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 का 1 से नहीं हो रहा, 2 का 2 से नहीं हो रहा, 5 का 5 से नहीं हो रहा, N-1 का N-1 से नहीं हो रहा। तो मैं सबको 1 मिनट के लिए एन ही तो मान ही रखा है मैंने। मैं काम ना करूं बेटा, मैं एन को हाइड कर रहा हूं बेटा। पहले ये लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा है। C0 C1 C2 से लेके CN, यदि मैं इनका स्क्वेयरिंग कर लूं, जैसा कि आप मुझे बताओ,
तो क्या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे C0 स्क्वायर आएगा, C1 स्क्वायर आएगा, C2 स्क्वायर आएगा, अप टू CN स्क्वायर आएगा। और जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, भाई आप मुझे बताओ, जब आप a प्लस बी का भी होल स्क्वायर करते हो तो भी क्या आता है, a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, और ट्वाइस ऑफ देयर कॉम्बो आते हैं। कॉम्बो एक ही बनता है इसमें बस। इसमें लेकिन सारे बनेंगे। आप समझ जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसको ट्वाइस ऑफ n ऑफ e लिखने वाला हूँ। अगर जो आप एग्री कर रहे हैं तो मुझे बताइए। बोलो बेटा। ये जो सारे लिखे हैं ना मैंने ऊपर, ये सब इस ब्रैकेट में आ गए। पहले समझो अच्छे से, फिर हाँ करना। C0 से CN का होल स्क्वायर। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओगे बेटा। बेटा आपके रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूं। बताओ बेटा सभी। यस सर क्लियर। अब C0 से CN का जो सम होता था वो तो हमें पहले से ही याद है। ये हमने अभी अभी लाया था 2NCN, और ये ट्वाइस ऑफ n ऑफ e हो गया। तो फाइनली n ऑफ e जिसके लिए हम लोग सोच रहे थे लाने की, वो हो गई 2 पावर 2n माइनस 2NCN ऑफ 1/2। तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो इसका प्रोबेबिलिटी का रोल है ही नहीं कुछ देखा जाए तो। ये तो बस क्या हमसे बताएगी, n ऑफ e n ऑफ s 1/2 2 पावर 2n माइनस 2NCN और डिवाइडेड बाय n ऑफ s, नो प्रॉब्लम। तो बेटा ये इसका सेकंड पार्ट था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भी इसके 2 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें कर लेना। बल्कि 3 क्वेश्चन और हैं। बढ़िया कमाल की जानकारी इसमें है। एग्जाम पे लेट है पेज नंबर 27 पर, मैं आपको लिख भी देता हूँ। पेज नंबर 27 सॉरी। और ये मॉड्यूल है आपका, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अभी 3 और क्वेश्चन है, बट अब हमें लीव करना होगा और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास के एक शेड्यूल में मैथमेटिकल रीजनिंग और एक में स्टैटिस्टिक्स आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसको समझिए और मैं अब लीव करूंगा। आप बताइए इसमें कुछ समझना हो। गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट। नो सर क्लियर है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू।